हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 11th स्टैंडर्ड के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट का एक न्यू चैप्टर, फ्रेश एंड बेहतरीन चैप्टर आपके लिए शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2, सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जी हाँ दोस्तों, काफी समय के बाद हम आ चुके हैं आपके सामने बायोलॉजिकल लेक्चर वीडियो लेके। लेकिन आप जानते होंगे हमारे चैनल के बारे में, अगर आपको पहले से पता होगा तो हमने बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। तो आप प्लेलिस्ट में जब आप 11th बायोलॉजी का फोल्डर ढूंढ लोगे तो 11th बायोलॉजी का लेक्चर वीडियोस का एक फोल्डर है जिसमें कई सारे चैप्टर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो हमने कुछ ही दिनों पहले चैप्टर नंबर 1 भी पूरा अपलोड किया हुआ है। आज से हम लोग चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत कर देंगे। फिर बीच में 4-5 चैप्टर मिसिंग है, लेकिन उसके बाद के जितने भी चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, 9, 10, जितने भी चैप्टर्स है उसके बाद के, वो आपको देखने मिल जाएंगे। तो आप देखते रहो वो सब चैप्टर्स को आगे के, और ये जो बीच के चैप्टर्स जो मिसिंग है वो हम लोग दोबारा से बना देंगे। तो टेंशन मत लेना, आपके राहुल सर आ गए फिर से 11th स्टैंडर्ड के लिए बायोलॉजिकल लेक्चर वीडियोस लेके। और आप जानते हो कि हमने एक टाइम टेबल आउट किया है, हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे हमने एक टाइम टेबल डाला हुआ है। वही टाइम टेबल के हिसाब से हम हर दिन आपके लिए JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर वीडियो अपलोड करेंगे। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री प्रदीप सर आपको दे रहे होंगे तो आपको मिल रहा होगा, बायोलॉजी में मिलेगा, और आपको मैथमेटिक्स भी मिलेगा दोस्तों, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। तो मैथमेटिक्स के वीडियोस भी रेगुलरली अब से आने लगेंगे, ठीक है। तो आप लोग बस बने रहना हमारे साथ। तो आज हम शुरुआत करेंगे बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 की, जिसमें आज हम पहला लेक्चर पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर का, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ये चैप्टर का जो नाम आप देखोगे क्या नाम है, सिस्टमैटिक्स, ठीक है। अब देखो, सिस्टमैटिक्स का एक मीनिंग होता है, ठीक है ना। एक मीनिंग अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये चैप्टर का मतलब भी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं छोटा सा हेडिंग डालूंगा जिसका नाम है सिस्टमैटिक्स। अब इस सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा बारीकी से समझने की कोशिश करो। सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ काइंड्स। अब काइंड मतलब क्या होता है, विविधता, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट बोलते हैं ना। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, मतलब तुम किस तरह के इंसान हो। मतलब इंसान में भी तरह तरह के लोग होते हैं। कोई ऐसा इंसान होता है जो थोड़ा गुस्सा करता है, जो थोड़ा कम गुस्सा करता है, जो कोई ज्यादा गुस्सा करता है, कोई हंसता है खेलता है, कोई एटीट्यूड दिखाता है, कोई एकदम हंसमुख होता है। इस प्रकार के कई सारे इंसान होते हैं। यानी कि सिस्टमैटिक की अगर हम बात करें तो स्टडी ऑफ काइंड, जितने भी प्रकार के लोग होते हैं। काइंड का मतलब क्या होता है, प्रकार। तो जितने भी काइंड एंड डाइवर्सिटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है ना, जितने भी काइंड एंड डाइवर्सिटी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टमैटिक्स बोलेंगे। यानी कि द वैरायटी ऑफ काइंड्स और डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज सिस्टमैटिक्स। इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं। एंड ये सिस्टमैटिक हमें उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में भी बताता है। व्हाट डू यू मीन बाय इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, थोड़ा बारीकी से समझो। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा आज का, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स जो बारीकी से बेसिक नॉलेज वाले हैं वो आपको मैं एक एक का मतलब समझाने वाला हूं। तो सिस्टमैटिक का मतलब क्या हो गया, इन शॉर्ट, कि स्टडी ऑफ काइंड एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। जितने भी अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसके काइंड, उसके प्रकार और डाइवर्सिटी पढ़ना है। लेकिन वो साथ ही में वो हमें इवोल्यूशनरी उसका रिलेशनशिप भी बताता है। अब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब क्या हो गया कि आप कहां से आए हो। अब जैसे कि मेरी बात मैं करूं तो मैं कहां से आया हूं, मेरे फादर और मेरी मदर के वजह से आए हैं, ठीक है। वो दोनों का मिलन हुआ तब जाके मैं आया। अब वो कहां से आए होंगे, वो उनके पेरेंट्स के मिलन की वजह से आए होंगे। आप कहां से आए हो, आपके पेरेंट्स के मिलन की वजह से आए। यानी कि कहीं ना कहीं हर एक का एक इवोल्यूशन होता है, और वो इवोल्यूशन करते करते हम यहां तक आए हैं। और एक चीज आप जानते होंगे, अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम जाएंगे ह्यूमन बींग्स के, तो आप जानते हो कि हम एक लेम्यूर थे। लेम्यूर यानी एक लंगूर बोलो, एक बंदर बोलो, एक बंदर हुआ करते थे हम लोग। धीरे धीरे हमें लाइक चलने की समझ आई, हम सीधा होने लगे, हमारी पूंछ गायब हो गई, हमारे शरीर पे से बाल चले गए, ठीक है ना। हमने हथियार का इस्तेमाल करना शुरू किया, हमने फिर खाना बनाना शुरू किया, एग्रीकल्चर करना शुरू किया। इस प्रकार हमारा भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। नहीं तो हम लोग तो स्टोनेज मैन थे ना, पत्थर घिस के आग जलाते थे, उस प्रकार के लोग थे। लेकिन आज देखो कहां कहां टेक्नोलॉजी हमने डाल दिया है। हम नहीं लाया ना कि कोई बाहर का एलियन लाके गया है, हम नहीं लाया। तो कहीं ना कहीं हमारा भी क्या इवोल्यूशन हुआ है। तो वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, ये सभी चीज जो इंफॉर्मेशन देता है वो कौन देता है, सिस्टमैटिक्स देता है। ये इस तरीके का क्या है, एक क्लासिफिकेशन है। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी रिलेटेड एक टॉपिक है जिसका नाम है दोस्तों टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी क्या होता है, तो टैक्सोनॉमी की बात करें, इट इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी का हम लोग बेसिक तौर पे बात करेंगे। तो टैक्सोनॉमी का मतलब होता है एक बेसिक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब वो क्लासिफिकेशन यहां पे अगर मैं बात करूं तो 3 तरीके से हो सकता है। कोई भी ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है ना, कोई भी एक सिस्टमैटिक तरीके से अगर हम बात करें तो कोई भी चीज का 3 प्रकार क्लासिफिकेशन होगा। एक तो क्लासिफिकेशन जो होगा वो आर्टिफिशियल होगा, बताऊंगा इसका मतलब, आर्टिफिशियल होगा। दूसरा जो क्लासिफिकेशन होगा वो नेचुरल होगा,
और तीसरा जो क्लासिफिकेशन होगा अकॉर्डिंग टू द सिस्टमैटिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं, तो वो होगा फाइलोजेनेटिक। ठीक है, फाइलोजेनेटिक। अब एक एक का मतलब बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करो। आर्टिफिशियल की अगर हम बात करें तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये कुछ ऐसी चीजों के ऊपर बेस होगा जो हम सीखते हैं। आर्टिफिशियल होता है जैसे कि हमारे हैबिट्स, हमारे जो हैबिट्स होते हैं वो क्या है, हम सीखते हैं। तो ये क्या हो गया, इस तरीके के क्लासिफिकेशन हो गया सिस्टमैटिक के अंदर, जो हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से हमारे अंदर अडॉप्ट करते हैं। इसका एग्जांपल जो लीनियस सिस्टम है क्लासिफिकेशन, आप जानते हो कार्ल लीनियस हमारे ग्रेट बायोलॉजिस्ट रहे, कार्ल लीनियस। तो लीनियस का ना एक सिस्टम है क्लासिफिकेशन का जो उन्होंने बनाया हुआ है, लीनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इस पर्टिकुलर सिस्टमैटिक टैक्सोनॉमी के क्लासिफिकेशन का ये आर्टिफिशियल कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। वैसे नेचुरल कैटेगरी की अगर बात करें, नेचुरल टाइप का जो क्लासिफिकेशन है टैक्सोनॉमी का सिस्टमैटिक के अंदर, तो वो किसके ऊपर बेस करता है, वो एक नेचुरल चीज के ऊपर बेस करता है। नेचुरल बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है ना। तो अगर कोई भी नेचुरल चीजों के ऊपर बेस कर रहा है तो वो हमारा जो क्लासिफिकेशन रहेगा वो नेचुरल क्लासिफिकेशन रहेगा। और इसमें जो साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, बेंथम एंड हुकर्स, ठीक है ना, ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये आप लोग ना इसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि हो सकता है ये अगर क्लासिफिकेशन एग्जाम में पूछे तो एज इट इज आप लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो जिनका नाम है बेंथम एंड हुकर्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, बेंथम एंड हुकर्स बायोलॉजिस्ट थे, तो इनका जो सिस्टम का क्लासिफिकेशन था वो इसी बेस पे था। ठीक है, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये इसी बेस पे था। और वही अगर नेक्स्ट में बात करूं, ठीक है ना, आर्टिफिशियल समझ में आ गया, नेचुरल समझ में आ गया। अब तीसरा एक और चीज है जो कि है आपका फाइलोजेनेटिक। अब फाइलोजेनेटिक की अगर बात करें, ये एक ऐसा क्लासिफिकेशन है जो बेस करता है कॉमन एंसेस्टर्स के ऊपर। इट इज बेस्ड ऑन द कॉमन एंसेस्टर, क्योंकि आप एक चीज जानते हो कि पूर्वज जो है किसी किसी ऑर्गेनिज्म के सेम होते हैं, कॉमन होते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग आज के डेट में हम लोग जो है उसका नाम क्या है, ह्यूमन बींग्स बोलते हैं, लेकिन हम लोग कौन है, साइंटिफिक नेम क्या है हमारा, होमो सेपियन सेपियन। पता है ना ये चीज बायोलॉजी के हिसाब से, तो हम लोग कौन हुए, होमो सेपियन सेपियन हुए। और वही आप स्टोनेज मैन ले लो, पुराने वाले स्टोनेज मैन, निएंडरथल मैन, क्रो-मैग्नोन मैन, ये सब थे ना, ऑस्ट्रेलोपिथेसस, रामापिथेसस, ये जितने भी व्यक्ति थे स्टोनेज मैन वाले जो लोग थे, उनके भी पूर्वज कौन थे, लेम्यूर था, बंदर। तो हमारे भी पूर्वज कौन हुए, बंदर। हम बोलते हैं ना हम भी तो बंदर की पैदाइश है, ऐसा एक डायलॉग है ना, तो वो भी तो बंदर की पैदाइश है। यानी कि हमारे कॉमन एंसेस्टर कौन है, एंसेस्टर मतलब पूर्वज, हमारे पूर्वज कौन है, बंदर। तो इसके लिए वो क्या हो गया, वो जो क्लासिफिकेशन हो जाएगा वो फाइलोजेनेटिक के कैटेगरी में आ जाएगा, यानी उसमें कॉमन एंसेस्टर आ जाएंगे। और इसका एग्जाम्पल जो आएगा वो आएगा इंगलर एंड प्रेंटेल्स क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, एक व्यक्ति थे, यानी कि वो भी एक तरीके से बायोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने क्लासिफाई किया था इंगलर एंड प्रेंटिल्स। ठीक है ना, ये व्यक्ति का नाम है, अंग्रेज लोग इतना डिफिकल्ट नाम रखे गए। ठीक है, तो प्रेंटल्स क्लासिफिकेशन, इनके जो क्लासिफिकेशंस थे वो इस टाइप का थे। ठीक है, क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लेना। तो समझ में आया कि हमारा टैक्सोनॉमी 3 टाइप में क्लासिफाई होता है, आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक, जिसमें आर्टिफिशियल हैबिट्स के ऊपर, नेचुरल चीजों के ऊपर, और फाइलोजेनेटिक कॉमन एंसेस्टर्स के ऊपर बेस करता है। इसका है लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लीनियस बायोलॉजिस्ट थे, वैसे ही बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और वो इंगलर एंड प्रेंटिल्स क्लासिफिकेशन। ये आप लोग चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको नोट्स बनाने में काम आ जाएगा। क्योंकि देखो हम अलग से नोट्स अभी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, फिलहाल में हमारा प्रिपरेशन नहीं हुआ, लेकिन हम जो भी लिखाते हैं बोर्ड के ऊपर वो आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेते जाओगे और उसको नोटबुक बना के नोटबुक में मेंटेन कर लोगे तो वो आपका एक नोट्स बन जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, और हम पूरी कोशिश करेंगे आपको फ्यूचर में नोट्स बनाने के लिए। तो आप इसके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके देख लो, क्योंकि वहां पे कभी भी हम कुछ भी डालते हैं तो आपको वो काम आएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज ज्वाइन करके रख लेना। आने वाले टाइम में प्रदीप सर भी अगर फिजिक्स का नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो आपको प्रोवाइड कर देंगे हम लोग। ठीक है, टेंशन मत लेना, हर चीज हम कोशिश कर रहे हैं आप लोग को प्रोवाइड करने के लिए। तो ये हो गया हमारा आज का दूसरा टॉपिक, सिस्टमैटिक हो गया, टैक्सोनॉमी हो गया। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर। आज बहुत बड़ा लेक्चर होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक्स है, बेसिक टॉपिक्स है, वो हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो आप लोग बस बने रहना हमारे साथ, ठीक है दोस्तों, और प्यार दिखाते रहना। चलिए इसको मैं फटाफट से अभी रफ कर लेता हूं, क्योंकि अब हम जा रहे हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर। बहुत ही मजेदार टॉपिक है जिसका नाम है दोस्तों 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। ठीक है, हमारे लाइफ के या फिर कोई भी लाइफ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसके 3 डोमेन होते हैं। तो हेडिंग एक बहुत बढ़िया सा हेडिंग है, इसका हम लोग नाम डालेंगे यहां पे 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। लाइफ के 3 डोमेन होते हैं। तो क्या होते हैं 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली देयर आर 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। फर्स्ट वन इज आर्किया। ठीक है, इसको आप जो भी प्रोनाउंसिएशन बोलना चाहते हो बोल सकते हो, मैं इसको बोलता हूं आर्किया। ठीक है, आर्किया बोल सकते हो। सेकंड वन, जो दूसरा जो डोमेन है लाइफ का, अगर उसकी मैं बात करूं तो वो है दोस्तों बैक्टीरिया। ये तो आप जानते ही होंगे, बैक्टीरिया। और तीसरा जो चीज है वो है यूकैरिया। ठीक है,
तो आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया, दीज आर द 3 मेन डोमेन्स ऑफ लाइफ। ये कभी कभी वन सेंटेंस या फिर एमसीक्यूज में पूछता है, तो आप ये चीज ध्यान में रखो, लेकिन हर एक का एक मतलब है। अब इसमें से जो आर्किया और ये जो बैक्टीरिया आपको जो दिख रहे हैं, ये जो है इसके पास होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। अब क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल, ये भी आप जानते होंगे 9th 10th में, अगर आप हमारे लेक्चर वीडियो देखते होंगे तो आपको बहुत बेसिक नॉलेज होगा, हमारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है जिसमें जो न्यूक्लियस होता है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप नहीं होता, या फिर इन शॉर्ट में बोलूं सेल ही डेवलप नहीं होता अच्छे से, वेल डेवलप सेल नहीं होता है विदाउट न्यूक्लियस। विदाउट न्यूक्लियस नहीं, एक फर्क है, मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई सेल, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के पास भी एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो वो जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप नहीं है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में यही होता है कि जो बाहर का जो न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होता है वो एब्सेंट होता है, इसीलिए उसको वेल डेवलप नहीं बोलते हैं, इट इज नॉट वेल डेवलप। तो वो जो आर्किया है और ये जो बैक्टीरिया है वो वेल डेवलप नहीं होते प्रॉपर तरीके से, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, इसीलिए वो प्रोकैरियोटिक सेल गिने जाते हैं। वही अगर यूकैरिया की बात करें तो यूकैरिया जो है नाम से ही पता चल जाएगा, तो इसके पास क्या होंगे, यूकैरियोटिक सेल होंगे, यानी कि इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, इसीलिए वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होने की वजह से वो वेल डेवलप होते हैं, इसीलिए उसको यूकैरियोटिक सेल्स बोला जाता है। समझ में आ गया? और थोड़ा सा डीप में अगर जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो जो ये आर्किया जो होता है ना, ठीक है, ये ऐसे टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है ना, कैन सर्वाइव। ये क्या करते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशन जो होते हैं उसमें भी सर्वाइव कर सकते हैं। अब एक्सट्रीम कंडीशन क्या हो सकता है, टेम्परेचर अगर हाई है, सैलिनिटी, खारापन जिसको बोलते हैं, पानी में है तो सैलिनिटी अगर ज्यादा है उसका, इस प्रकार के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है अगर, ठीक है ना, तो ये सब रीजन होने के बावजूद भी, ये सब एक्सट्रीम कंडीशन होने के बावजूद भी ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं, पहला वाला आर्किया की बात कर रहा हूं। वही अगर मैं बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो आर्किया से डिफरेंट होते हैं, लेकिन इसमें एक चीज ये है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये जो है इसका जो सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट होता है किसमें, सेल स्ट्रक्चर में, सेल वॉल के स्ट्रक्चर में ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू आर्किया एंड यूकैरिया। के यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में आप तो हर कुछ चीज जानते ही हो, जितने भी अच्छे वेल डेवलप ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट, एनिमल्स, ठीक है ना, फंगस, ये सब क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, ये आपको पता होगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और इसी में एक इंपॉर्टेंट चीज ऐड करना चाहूंगा, ये जो 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये जो 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ है इसको भी एक साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, वो साइंटिस्ट का नाम मैं मेंशन करना चाहूंगा क्योंकि एग्जाम में कभी कभार पूछता है। तो कार्ल वीजे, ठीक है ना, कार्ल वीजे जो भी इसका नाम है, ठीक है ना, स्पेलिंग थोड़ा डिफिकल्ट है तो आप लोग देख लेना क्या बोलते हैं इसको, कार्ल वीजो बोल लो या फिर वीजे बोल लो, ठीक है ना, तो कार्ल वीजे, ठीक है ना, तो ये इसका नाम है जिसने प्रपोज किया था। प्रपोज करना मतलब एक बोलते हैं ना हम लोग, एक मुद्दा उठाना, एक तरीके से, हाँ कि मेरे को ये चीज मिला है, मतलब हम खोज कर रहे हैं इस चीज की। तो ये कार्ल वीजे ने प्रपोज किया था ये 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ को, वो भी कौन से साल में, 1990 में किया था। ये भी आप फिलहाल के लिए याद रखना चाहोगे तो याद रख सकते हो। और ये जो डोमेन, ये जो वर्ड है आप जो दिख रहा है ना डोमेन, ठीक है, तो ये डोमेन जो वर्ड है एक यूनिट है, क्लासिफिकेशन का एक यूनिट है, लेकिन एक लार्जर यूनिट है। किससे, लार्जर यूनिट देन किंगडम। आपने किंगडम तो पढ़ा होगा, किंगडम एनिमलिया, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी। तो किंगडम जो वर्ड है ना, जो एक यूनिट है क्लासिफिकेशन का, उससे भी बड़ा है, किंगडम से भी बड़ा कौन है दोस्तों, ये डोमेन। समझ में आ रहा है? तो डोमेन इज अ लार्जर यूनिट देन द किंगडम, ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चल जाते हैं हम लोग किसमें, हमारे अगले टॉपिक के ऊपर, क्योंकि जैसे मैंने बोला आज बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। इसको भी आप नोट डाउन करना चाहोगे या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो ले सकते हो। क्लियर है? ले लो फटाफट से, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ओके, तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, एक बेहतरीन नाम है इस टॉपिक का, शायद आपने पहली बार सुना होगा ये टॉपिक का जो नाम मैं अभी लिखाने जा रहा हूं, जिसका नाम है दोस्तों कीमोटैक्सोनॉमी। अब ये सर आप सोच रहे होगे यार बच्चे लोग, यार सर ये कीमो क्या होता है। टैक्सोनॉमी तो अभी आपने पढ़ाया, क्लासिफिकेशन था जिसमें हमने देखा 3 आर्टिफिशियल, नेचुरल और हमारा जो तीसरा था, ठीक है ना। तो अभी ये जो वर्ड है कीमोटैक्सोनॉमी, इसका कुछ तो मतलब होगा, बिल्कुल है दोस्तों, कुछ मतलब है, तभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कीमोटैक्सोनॉमी इट इज ए टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, अगेन वी कैन से दैट कि कीमोटैक्सोनॉमी इट इज ए मेथड ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। लेकिन ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, ये किसके ऊपर बेस कर रहा है, इट इज बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज एंड द डिफरेंसेस अमंग द केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स व्हिच आर प्रेजेंट अमंग द ऑर्गेनिज्म। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट या फिर सिंपली अगर मैं बोलूं कोई कंपाउंड प्रेजेंट है,
तो उसके अंदर क्या ऐसा सिमिलैरिटीज है, जैसे कि आप जानते हो ना कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का एक तरीके से आप बोल सकते हो सिमिलैरिटी होगी। अब जैसे कोई एक इंसान का और एक बंदर का अगर आप नॉर्मली केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट चेक करोगे तो लगभग सिमिलैरिटीज नजर आएगी थोड़ी बहुत। एक प्लांट का और एक एनिमल का अगर एक साथ लोगे तो प्लांट तो अलग हो गया, एनिमल अलग हो गया, तो दोनों के बीच में जो केमिकल कंपोजिशन जो रहेगा, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन या फिर जो कंपाउंड रहेंगे वो थोड़े से डिफरेंस रहेंगे। तो चाहे वो सिमिलैरिटीज हो चाहे वो डिफरेंसेस हो, इसी बेस के ऊपर, ठीक है ना, सिमिलैरिटीज या फिर डिफरेंसेस ऑफ द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और द कंपाउंड विच आर प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, उसके ऊपर जो क्या होता है क्लासिफिकेशन जो होता है, क्योंकि टैक्सोनॉमी का मतलब भी क्या होता है, क्लासिफिकेशन ही होता है। तो उसी के बेस पे अगर कोई क्लासिफिकेशन हो रहा है दोस्तों तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कीमो टैक्सोनॉमी, क्योंकि यहां पे जो कीमो वर्ड है इसी का मतलब है केमिकल। जो कीमो वर्ड आपको दिख रहा है केमिकल, तो केमिकल का क्लासिफिकेशन यानी कि कौन कौन सा केमिकल्स किस प्रकार प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। इन शॉर्ट बात करें तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द कीमो टैक्सोनॉमी। एग्जांपल के तौर पे बात करेंगे, जैसे अभी अभी हमने वो आर्किया पढ़ा था, आर्किया बैक्टीरिया वो सब पढ़ा था। तो आर्किया की बात करें हम लोग, ठीक है, आर्किया की बात करें तो आर्किया के सेल वॉल के अंदर आप बात करोगे तो ये जो है ना पेप्टिग्लाइकोन करके एक प्रोटीनिशियस मटेरियल होता है, वो एब्सेंट होता है। यानी कि ये जो आर्किया का जो सेल वॉल होता है उसमें पेप्टिग्लाइकन, ठीक है ना, पेप्टिडोग्लाइकन, माफ कीजिएगा, पेप्टिडोग्लाइकन करके क्या होता है, एक प्रोटीनिशियस मटेरियल होता है, ठीक है ना, वो उसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। लेकिन वही चीज, यही चीज जो पेप्टिग्लाइकन जो है, पेप्टिडोग्लाइकन जो है, वो प्रोकैरिया में प्रेजेंट होता है। तो प्रोकैरिया जो है उसके सेल वॉल में जो है ये चीज क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, ये चीज इसी के इसमें प्रेजेंट रहेगा, यानी कि एक डिफरेंसेस क्रिएट हो गया। तो आर्किया जो ऑर्गेनिज्म है और प्रोकैरिया ऑर्गेनिज्म में ये जो केमिकल कंपाउंड है पेप्टिडोग्लाइकन, ये अलग अलग है, यानी कि है ही नहीं, किसी में है तो किसी में नहीं है। तो यानी क्या हो गया, एक डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो इसी को हम लोग एक तरीके से डिनोट करेंगे केमिकल टैक्सोनॉमी के अंदर। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक और बेहतरीन टॉपिक है दोस्तों जिसका नाम है क्लैडोग्राम। अब ये क्लैडोग्राम क्या होता है, सर आप क्या क्या सिखा रहे हो आज, आप सोच रहे होंगे ना, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, आज सब सीख के जाएंगे। बायोलॉजी में आपको उस्ताद बनाना, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो पढ़ते हैं हम लोग क्लैडोग्राम, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैंने थोड़ा सा इसका टाइम नहीं दिया आपको, भूल गया मैं, सॉरी, माफ करना, ठीक है। वीडियो को पॉज करके बैक जाके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलिए आते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, क्लैडोग्राम, ठीक है। चलो क्लैडोग्राम की अगर हम बात करें, देखो क्लैडोग्राम क्या है, नाम से पता चल जाएगा, जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा हिस्टोग्राम और क्या क्या ग्राम रहता है इंस्टाग्राम भी है, हाँ बाय द वे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है, क्योंकि वहां पे हम बीच बीच में लाइव सेशन करते हैं और कुछ छोटा मोटा अपडेट्स होता है 11 स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग या फिर कोई भी स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लेना और वहां पे मुझे प्लीज फॉलो कर लेना, ठीक है, अच्छी बात। ओके चलिए आते हैं क्लैडोग्राम के ऊपर। तो क्लैडोग्राम क्या है, तो क्लैडोग्राम इज नथिंग बट ए डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, कुछ तो होगा लेकिन क्या है वो हम देखेंगे। तो क्लैडोग्राम की अगर हम बात करें यहां पे, तो एक हमने इसके पहले टॉपिक पढ़ा, क्या पढ़ा था, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ पढ़ा था इसके पहले टॉपिक, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। तो अगर ये 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ को अगर एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम दे दे, ठीक है ना, एक डायग्रामेटिक उसको हम लोग रिप्रेजेंटेशन दे दे दोस्तों, तो वो क्या कहलाएगा, वो क्लैडोग्राम कहलाएगा। लेकिन इसका मतलब क्या है, तो ये रिप्रेजेंट करता है द रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर कॉमन एंसेस्टर। किसकी बात कर रहा हूं कि वो क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है, किसके किसके बीच में, ऑर्गेनिजम्स के बीच में बताता है रिलेशनशिप्स, और उसके कॉमन एंसेस्टर्स जो होंगे, कौन है भाई उसके कॉमन एंसेस्टर्स, तो उसके बारे में वो बताएगा। अब जैसे कि एक डायग्राम यहां पे मैं बनाता हूं, ये जो क्लैडोग्राम है उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है एग्जाम में अगर आपको पूछेगा तो डायग्राम किस हिसाब से बनाना है। तो लेट्स सपोज हम लोग ने 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ पढ़ा था, तो पहला जो डोमेन था उसका नाम क्या था दोस्तों, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो एक था आर्किया और एक था बैक्टीरिया। तो यहां पे समझ लो मैं लिखता हूं बैक्टीरिया, ठीक है ना। अब ये हो गया, क्या हो गया, एक बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, देखो यहां पे ध्यान से, ठीक है। अब यहां पे मैं जो हमारा सबसे पहला वाला जो था दैट इज आर्किया, और एक और था तीसरा जिसका नाम था दोस्तों यहां पे यूकैरिया या फिर यूकैरियोटा बोल लो उसको,
ठीक है, यूकैरिया बोल लो या फिर यूकैरियोटा बोल लो। तो इससे एक चीज आप रिप्रेजेंटेशन में देखोगे अगर, तो इससे एक चीज समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं ये जो एक लाइन मोटा सा मैंने जानबूझ के बनाया हुआ है ब्लैक कलर का, इसी में से ये निकल रहा है बैक्टीरिया, इसी में से ये निकल रहा है यूकैरिया, और इसी में से ये निकल रहा है आर्किया। यानी कि ये जो होगा वो क्या होगा, उस चीज का कॉमन एंसेस्टर होगा, यानी ये पूर्वज होगा। जिस प्रकार हम लोग बंदर से निकले हैं होमोसेपियन सेपियन, उसी प्रकार रामापिथेसिस जो था, ठीक है ना, रामापिथेसिस जो जस्ट चलना सीखा था, स्टोन एज मैन की बात कर रहा हूं, फिर एक निएंडरथल मैन थे जो आग लगाना सीखे थे, क्रो-मैग्नोन मैन थे, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे लोग थे, आप जानते होंगे, 10th स्टैंडर्ड में भी मैंने पढ़ाया हुआ है, साइंस पार्ट 2 में देख लेना जाके, ठीक है। तो यानी कि वो हमारे क्या है, कॉमन एंसेस्टर है, उसी में से हम सब निकले हैं। तो उसी प्रकार ये कॉमन एंसेस्टर में से ही ये बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरियोटा जो है वो निकला है। और इसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 3 डोमेन्स, ये 3 डोमेन है ना, 1 2 3, ये तीनों डोमेन को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज नथिंग बट द क्लैडोग्राम। समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। और भी 2-3 टॉपिक है वो पढ़ने हमें, तो ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेते रहो, तब तक हम लोग हमारे मार्कर में इंक डाल लेते हैं, ठीक है। चलो फटाफट से देख लेना दोस्तों और स्क्रीनशॉट लेते जाओ। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज आपको काम आ सकती है तो प्लीज स्क्रीनशॉट भी लेते रहना, ठीक है। शुरुआत करें, अगले टॉपिक पे आते हैं। इसको फटाफट से मैं रफ कर रहा हूं दोस्तों। चलिए अब अगला टॉपिक क्या होने वाला है, तो एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक का नाम है दोस्तों अगला, जो कि है फाइलोजेनी। अब ये फाइलोजेनी है क्या, आपने एक वर्ड सुना था अभी, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, तो ये है क्या, फाइलोजेनी टॉपिक से पता चलेगा, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं इस पे, और मैं हेडिंग डाल देता हूं सबसे पहले, ठीक है। ओके चलिए, फाइलोजेनी, ओके। अब ये फाइलोजेनी की अगर हमें बात करूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना इस चीज को, तो फाइलोजेनी क्या है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन एंड फोकस ऑन द सिमिलैरिटी ऑफ देयर मेटाबॉलिक फंक्शन। मतलब किसकी बात कर रहा हूं, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, तो उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज किस प्रकार के हैं। अब व्हाट डू मीन बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ये भी समझना पड़ेगा, बिकॉज सो मेनी ऑफ यू स्टूडेंट्स लाइक उनको पता नहीं है शायद कि कंसेप्चुअल नॉलेज क्या है, क्योंकि शायद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने 9th 10th स्टैंडर्ड में माफ कीजिएगा 9th and 10th स्टैंडर्ड में अच्छे से पढ़ाई नहीं किया होगा। क्योंकि जैसा मैं पढ़ाता हूं दोस्तों, आप जानते हो, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चा अगर 10th स्टैंडर्ड तक ही पूरा कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर कर ले तो उसको 11th and 12th में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, क्योंकि बेसिक ही होता है सब चीज़, उसको एडवांस लेवल में प्रस्तुत किया होता है। इसीलिए हमारे चैनल पे आपने देखा होगा कि हम 7th and 9th के लिए भी इतना फोकस के साथ वीडियो बनाते हैं, ये चीज़ आप जानते होंगे, इसीलिए ताकि हर बच्चा कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर करके जब आगे बढ़े, तो जब वो 11th 12th स्टैंडर्ड जैसे स्टैंडर्ड में आएगा तो उसको कोई तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। तो हम वही यहां पे बात कर रहे हैं कि फाइलोजेनी क्या है, ये अंडरस्टैंड करता है, कंसेप्ट बताता है, अंडरस्टैंड करता है इवोल्यूशन के बारे में, कि समझ लो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो इवॉल्व होके तो आया है, पहले बंदर था अब इंसान बन गया, ह्यूमन बीइंग बन गया, तो वो इवोल्यूशन ही हुआ है ना उसके अंदर। तो ये जो इवोल्यूशन हुआ है, धीरे धीरे जो चेंज हुआ है, एंड साथ ही भी जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, जैसे मैं बता रहा था आपको कंसेप्चुअल नॉलेज के बारे में, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होती है, जो अंदर की चीजें हैं, जैसे हमारे सेल है, तो सेल के अंदर हमें एनर्जी मिलती है, हमें 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हमें मिलता है, ये आप जानते होंगे, ये 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में मैंने पढ़ाया हुआ है, जाके देख लेना। तो 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट अगर हमें मिलता है, तो उसके पीछे एक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है कि हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन जाके हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, उसके साथ मिलके एक एनाबॉलिक जो रिएक्शन है मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू वो रिएक्शन कर रहा है, वो रिएक्शन के थ्रू ही हमें क्या मिल रहा है दोस्तों, एनर्जी मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो वो जो एनर्जी है उसके पीछे एक एक्टिविटी जिम्मेदार है, तो वो एक्टिविटी भी किस प्रकार हो रही है, मैं किसी की भी बात कर रहा हूं, मैं नॉर्मल 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई भी एक्टिविटी की बात कर रहा हूं, तो उसका किस प्रकार इवोल्यूशन है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज किस प्रकार हो रही है, और उसके सिमिलैरिटीज क्या है, कोई दूसरे एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या प्रकार का सिमिलैरिटी है, ये सभी चीज जो दर्शाता है, ये सभी चीज को जो क्लासिफाई करता है, वो होता है हमारा फाइलोजेनी, ठीक है। तो फाइलोजेनी एक फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी होता है। तो आप जानते होंगे कि एक बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था विट्टेकर, ठीक है, और विट्टेकर ने ही 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बताया था, और ये शायद आपने 8वीं की 9वीं स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो यार सच में शायद आपने ठीक से पढ़ाई नहीं की है फिर, क्योंकि ये अभी 8th स्टैंडर्ड में आप जाओगे, 8th स्टैंडर्ड के साइंस में चले जाना, हमारे वीडियोस के अंदर प्लेलिस्ट में हमने बनाया हुआ है, तो जाओगे देखेंगे तो 8th स्टैंडर्ड का शायद पहला ही चैप्टर, उसमें हमने पूरा विट्टेकर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन किया है। तो 5 किंगडम कौन कौन से होते हैं, पहला किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, नेक्स्ट किंगडम फंगाई, नेक्स्ट किंगडम प्लांटे, नेक्स्ट किंगडम
एनिमलिया। तो ये कितने हो गए दोस्तों टोटल? 5 किंगडम, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इसी तो कहते हैं। और इसी के बीच में क्या क्या ऐसे इवोल्यूशंस हुए, क्या क्या ऐसे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है जो सिमिलर है, सिमिलैरिटीज के साथ साथ, तो वो सभी चीज जो बताता है वो ही होता है दोस्तों हमारा फाइलोजेनी। एंड दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, विटेकर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल टू एक्सप्लेन दिस फाइलोजेनी या फिर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि यह चीज भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चले अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है दोस्तों डीएनए बार कोडिंग। एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपने पढ़ा होगा शायद 10th स्टैंडर्ड में, वो अलग था, ये थोड़ा अलग है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, चलो साइड हट गया, ले लो फटाफट से। ठीक है, जरूरत तो नहीं पड़ेगी, वैसे मैं कुछ खास लिखाता तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी ले लोगे तो थोड़ा बहुत याद रह जाता है कि हाँ हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, बाकी तो आपके सामने वीडियो तो है, वीडियो सेव हो जाते हैं, तो आप कभी भी कितने टाइम पे भी आप खोल के देख सकते हो। ठीक है, यही तो खासियत है हमारे चैनल की, हम हर वीडियोस जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दे देते हैं। 1 साल के बाद, 5 महीने के बाद, जब भी आपका मन करे, अगले दिन 2 बार, 3 बार, 10 बार, जितने बार भी देखना चाहोगे देख सकते हो। यही एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, चलिए आते हैं टॉपिक के ऊपर वापस से। क्या बोल रहा था मैं? डीएनए बार कोडिंग, डीएनए बार कोडिंग। तो यार आप बोलोगे सर डीएनए में बार कोड होता है क्या? लगभग वैसे ही कुछ होता है। ठीक है, आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांजिशन। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमने पढ़ा था, उसमें कोडॉन्स होते हैं, कोडॉन्स, एंटी कोडॉन्स। ठीक है, चलो वो सब जाने दो, नहीं तो आप बोलोगे कि सर कहाँ पहुंच गए आप। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड के था, वो पढ़ के आए हो 11th स्टैंडर्ड में, तो वो सब याद रहना चाहिए। जाके 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 अच्छे से पढ़ लेना, वीडियोस पढ़े हुए हैं। देखो 11th स्टैंडर्ड में हो, लेकिन कभी कभी बीच बीच में 10 के वीडियोस वापस दोबारा देखा करो, ताकि बेसिक नॉलेज क्लियर होता रहे। भूल जाते हो ना, साइंस में हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, आगे अगर कुछ जाना है, बायोलॉजी फील्ड में कुछ अच्छा करना है, तो पूरा कंसेप्ट नॉलेज क्लियर होना चाहिए, ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, तो हम आते हैं वापस से टॉपिक के ऊपर। तो डीएनए बार कोडिंग इज नथिंग बट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी स्पेसीज। कोई भी स्पेसीज को अगर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन इट्स डीएनए सीक्वेंस। अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का डीएनए सीक्वेंसिंग जो होता है, जैसे कि मैंने बोला उसमें भी कोडॉन्स होते हैं ना, तो एक डीएनए सीक्वेंसिंग होता है। ठीक है ना, एंड वो डीएनए सीक्वेंसिंग के आधार पे अगर हम कोई भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर पाते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं डीएनए बार कोडिंग। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन है कि अगर हम डीएनए सीक्वेंसिंग के आधार पे, डीएनए सीक्वेंस के हिसाब से हम कोई भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर लेते हैं, कैटेगराइज कर लेते हैं, तो उसको हम लोग डीएनए बार कोडिंग बोलेंगे। क्लियर है? ये चीज ध्यान में रखना। लेकिन इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग को उसके इवोल्यूशनरी और इकोलॉजिकल, देखो ध्यान से वर्ड सुनना, हम लोग को उसमें इवोल्यूशनरी और इकोलॉजिकल सीक्वेंस वो और उसके रिलेशनशिप को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि हमें उसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इकोलॉजिकल रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, ये हो गया। और साथ ही में अगर मैं बात करूं इसमें आपका इवोल्यूशन किस प्रकार हुआ उस एनिमल का, इसके जो भी सिस्टम्स है, जो भी उसके बीच में रिलेशनशिप्स है, उसको समझने के आधार पे, जो डीएनए सीक्वेंसिंग के आधार पे फिर क्लासिफाई करेंगे, उसको हम लोग डीएनए बार कोडिंग बोलेंगे। ये चीज आप लोग ध्यान में रख लेना। ठीक है, और इसमें 2 प्रोसेस इन्वॉल्व है। ये जो डीएनए बार कोडिंग होता है, इसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जनरली इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। क्या होते हैं? 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। 2 स्टेप्स कौन कौन से हैं? पहला जो स्टेप है, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग डीएनए बार कोड को सबसे पहले कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कलेक्टिंग द डीएनए बार कोड, कलेक्टिंग द डीएनए बार कोड, डीएनए बारकोड को कलेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, यहां पे जो भी नोन स्पेसीज होगा, यानी कि समझ लो कि कोई भी स्पेसीज है हमारे हाथ में, तो उसका हम लोग डीएनए बारकोड को कलेक्ट करेंगे। एंड अगले स्टेप में, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, उस बारकोड को मैच करके देखेंगे, मैच करेंगे कि किसके साथ वो मैच हो रहा है। ठीक है ना, तो पहले हम लोग कलेक्ट करेंगे तभी तो मैच कर पाएंगे, तो फिर हम लोग मैच करेंगे बारकोड को, और उसमें भी हम लोग ये देखेंगे कि भाई कोई अननोन स्पेसीज तो नहीं है, किसी अननोन स्पेसीज के सीक्वेंस के हिसाब से भी उसको मैच करके देखेंगे, ताकि हम लोग उसको क्या कर पाए दोस्तों, उस स्पेसीज को आइडेंटिफिकेशन कर पाए या फिर आइडेंटिफाई कर पाए उसको, इन शॉर्ट। तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ये पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व है किसके अंदर, डीएनए बारकोडिंग के अंदर। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रोसेस और ये क्या होता है डीएनए बारकोडिंग भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्तों आज के आखिरी टॉपिक के ऊपर, फाइनली आ चुके हैं हमारे आखिरी टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है दोस्तों टैक्सॉन। तो ये जो टैक्सॉन है क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ाएंगे, लेकिन इसको आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहोगे, बहुत रफ लैंग्वेज में लिखता हूं मैं, लेकिन आप लेना चाहोगे तो लिख सकते हो, बाकी चीज तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं पूरा, तो साथ साथ में नोट्स बनाते जाओ, बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। ठीक है, चलिए रफ कर लेता हूं मैं इसको। अब चलते हैं हमारे आखिरी टॉपिक की तरफ, जिसका नाम होगा दोस्तों टैक्सॉन। तो ये टैक्सॉन क्या है, ये सभी चीज हम लोग थोड़ा डिटेल में जानेंगे। टैक्सॉन, टैक्स जैसा सुनाई दे रहा है ना, देखो टैक्स,
टैक्स भरना है हमें। ठीक है, तो टैक्सॉन, तो टैक्सॉन की अगर बात करें, ये एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप है। टैक्सॉन क्या है? एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप है जो कि कोई भी क्लासिफिकेशन के अंदर रैंक बताता है। ठीक है ना, रैंक ऑफ एनी क्लासिफिकेशन। कोई भी क्लासिफिकेशन होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊंगा, तो उसमें क्या रैंक है। ठीक है ना, एक ग्रुप बताता है। क्या बताता है? एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप बताता है। वो टैक्सोनॉमिक ग्रुप बताएगा उसके रैंक के हिसाब से क्लासिफिकेशन में, जो कि हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले, किस हिसाब से क्लासिफिकेशन होता है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये सब चीज पढ़ेंगे हमारे लेक्चर नंबर 2 में। तो आप लोग बने रहना हमारे साथ। तो यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। तो इट इज ए टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ द रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, और इसमें भी जनरली क्या कंसिडर किया जाता है? प्लांट किंगडम कंसिडर किया जाता है, यानी कि प्लांट के किंगडम जो प्लांट होते हैं ना बहुत सारे प्रकार के, तो उसमें भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं। आप जानते होंगे कि प्लांट का ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, सब किंगडम क्या है, डिवीजन क्या है, क्लास क्या है, सब क्लास क्या है, इस प्रकार से बहुत सारे यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं। लेक्चर नंबर 2 आएगा, इसके लेक्चर नंबर 1 चल रहा है ना अभी, तो लेक्चर नंबर 2 आएगा, उसमें आप देखोगे। तो मैं वही बता रहा था। तो टैक्सॉन क्या है? टैक्सोनॉमिक ग्रुप। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पे कंसीडर अगर करेंगे, समझ लो जैसे कि एंजियोस्पर्म, तो ये भी क्या है? कैटेगरी है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर एंजियोस्पर्म होता है, जिम्नोस्पर्म होता है, तो एंजियोस्पर्म हो गया। उसके अकॉर्डिंगली अगर बात करें फिर डाइकोटिलिडोन, कि उसके अंदर कोटिलिडोन 2 है कि 1 है, फिर डाइकोटिलिडोन हो गया, मोनोकोटिलिडोन हो गया, फिर मालवसी हो गया, ये भी एक उसकी क्या है? फैमिली है। तो इस प्रकार के जो चीज है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये एक क्या है? ये एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो एंजियोस्पर्म, डाइकोटिलिडोन, मालवेसी है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप। एंड वही चीज को अगर रैंकिंग के हिसाब से अगर वो क्लासिफाई कर रहा है, तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? टैक्सॉन बोलेंगे। क्लियर? दैट्स इट फॉर द टुडे। एंड उम्मीद करता हूं कि आपको टैक्सॉन एंड बाकी जितने भी टॉपिक्स आज हमने आपको कराए हैं, ये आपको टोटली 100% कंप्लीट हो गए होंगे और आपको 100% समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये जो वीडियो है मैं समाप्त करना चाहूंगा, लेकिन जाते जाते बोलना चाहूंगा कि यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ये हमारा अगला टॉपिक होगा, जो कि हमारे लेक्चर नंबर 2 में हम लेकर आएंगे। और ये बहुत मजेदार टॉपिक है, जिसमें हम आपको बताएंगे किंगडम के बाद क्या आता है, क्लास होता है, डिवीजन होता है, ये सब चीज़ बहुत मजेदार चीज़ है और कंसेप्चुअल वाला चीज़ है। तो आप लोग बस बने रहना दोस्तों हमारे साथ और इंतजार करना और प्यार देते रहना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। आपको प्लीज़ हमें कॉमेंट करके बताना है कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा है। बहुत दिनों के बाद बायोलॉजी हम लेकर आए हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं दोस्तों दोबारा। तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहना और कॉमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, दिल से अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर जरूर से कर देना अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को, फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।